लास्ट क्लास में बेटे हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। और आज की क्लास में हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ आज का मेथड नोट करेंगे। पहले तो चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और अभी तक मेरे साथ बच्चे ये बात समझ गए हैं कि ये वही बातें सब हो रही हैं जो पहले हुई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है ना। इसमें से पहला मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसे हम बोलते थे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। और इसके दो वेरिएंट्स थे, चाहे सिंपल एवरेज को यूज कर लो, चाहे वेटेड एवरेज को यूज कर लो। अब आज की क्लास में हम इसके बाद का जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, जिसमें इससे इंप्रूवमेंट भी है, उसकी बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट्स, तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। और इसकी बात करने के लिए पहले हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सभी बच्चे मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बेटे एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करता है। ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की मदद से बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस सपोज एक पर्सन कहता है कि अगर मैं कैपिटल लगाऊंगा तो मैं ये प्रॉफिट कमाऊंगा। या टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मैं कहता हूं कि एक पर्सन जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने कैपिटल लगा रखी है और कैपिटल लगा के ये मेरे प्रॉफिट्स होते हैं। अब मान लीजिए एक मैं नया बिजनेस लगाना चाहता हूं। मैंने सोचा अगर मैं भी यही कैपिटल लगाऊं तो मैं कितना कमा सकता हूं। पुराना मेथड कहता था कि भाई नया बिजनेस कोई प्रॉफिट कमाता वमाता नहीं है, जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो तो उसके प्रॉफिट आपके हो जाते हैं। ये वाला मेथड कहता है कि नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, अगर वो कैपिटल लगाएगा तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जरूर कमाएगा। तो सपोज करते हैं ये मैंने ब्लू पेन से बनाया उस पर्सन का बिजनेस के प्रॉफिट जो पहले से बिजनेस कर रहा है और जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब ये मेथड कहता है कि अगर एक नया पर्सन इतनी ही कैपिटल लगा के बिजनेस करेगा तो वो भी प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट कुछ कम कमाएगा। यानी ये जो रेड पेन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो प्रॉफिट है कि जो नया बिजनेस कमाएगा। तो नया बिजनेस वाला सोचता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं इतना ही कमाऊंगा। बोलिए, ये जो मैंने रेड शेडेड पोर्शन किया, तो नया बिजनेसमैन कहता है कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लेता हूं। तो अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लेता है तो वो कहता है मेरी एडवांटेज तो केवल इतने पार्ट की है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ज्यादा कमा रहा है, और इसी के लिए मैं गुडविल का प्राइस दूंगा। ठीक है ना। इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है सर। तो पहले मैंने आपको क्या समझाया, तो पहले मैंने आपसे समझाया कि एक, या ऐसे लिखते हैं, चलो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी।
तो पहले फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर होगा सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वही पुरानी बात चली आ रही है, वो बायर और सेलर की आपस की बात है, इसलिए उसके ऊपर तो हम लोग कुछ कमेंट कर नहीं सकते। हमारे लिए नई बात क्या आ गई? तो हमारे लिए नई बात आ गई सर सुपर प्रॉफिट्स, ये हमारे लिए नई बात आ गई। अब सर ये सुपर प्रॉफिट क्या है? तो सुपर प्रॉफिट आज डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब सभी बच्चों को पता है, हम बार बार एफएमपी कहते हैं। यानी आप क्या कमाते हो एज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसके पास गुडविल है, तो पहले तो वो वाला प्रॉफिट देखो, माइनस एक नया बिजनेस वाला क्या कमाता उसी कैपिटल से, वो माइनस कर दो। इसका मतलब ये जो रेड शेडेड पोर्शन है ये नए बिजनेस का प्रॉफिट है। तो नए बिजनेस के प्रॉफिट को हम लोग यहां पर नाम लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एफएमपी कैसे निकालते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास नई बात, अब समझाने लायक बात यह हो गई कि भाई ये एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट दरअसल कैसे निकाला जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ समझेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है व्हाट इज योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड that should be multiplied by normal rate of return। और नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटे मैंने आपको दो बातें बतानी है। पहली, व्हाट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड सेकंड वन, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्योंकि इसका लॉजिक ही यहां से शुरू होता है कि अगर मैं भी सेम कैपिटल लगा लूं, नया बिजनेसमैन कहता है मैं भी सेम कैपिटल लगा लूं तो इतना प्रॉफिट तो मैं भी कमा लूंगा। तो यानी इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड से ही होगी। उससे पहले वाला पार्ट तो हम पहले से ही जानते हैं। चलिए जी, नाउ हमने हेडिंग डाली अपने पास कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 जो ज्यादा पॉपुलर है, इसी की बात होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एसेट्स साइड अप्रोच। केवल नाम याद रखने के लिए मेथड का नाम दे दिया है एसेट साइड अप्रोच, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। केवल आपकी रिमेंबरेंस के लिए हमने इसको नाम दे दिया कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट साइड की मदद से निकालते हैं तो हम उसे एसेट साइड अप्रोच का नाम दे देते हैं। तो ये वाली अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच कहती है आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबको ले लो एट मार्केट वैल्यूज। इसका मतलब आपके एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है ये बताइए। और अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो हम बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा? तो बेटे फिक्स्ड एसेट्स में सब कुछ आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हो इसीलिए इसमें गुडविल नहीं आएगा। ठीक सर। और क्या आएगा? और फिर इसके अंदर आपके करंट एसेट्स आएंगे। अब करंट एसेट्स भी आपके वही मार्केट वैल्यू
या एक्चुअल वैल्यू, जो भी आप कहना चाहो, उसके ऊपर आएंगे। इसका मतलब यह है इसके अंदर बेटे कि अगर वो कह रहा है कि डेटर्स में कुछ बैड डेट हो जाएंगे तो भाई उसको माइनस कर लेना। तो ये आपने बताना है कि रियल टर्म्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, फिर इन दोनों को आप जोड़ लेंगे और इसमें से फिर आप माइनस कर दो अपनी लाइबिलिटीज। और जानते हो लाइबिलिटीज में क्या क्या माइनस होगा? लाइबिलिटीज में माइनस होंगे आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे, लोन्स आ जाएंगे, सब आएगा। डिबेंचर्स आएंगे, डिबेंचर्स को शॉर्ट फॉर्म में मैंने DEBT डेट लिख दिया, डेट। डेट आएंगे, लोन आएंगे, और भी कोई आपके लोन हैं, डिबेंचर्स कह लो, जो भी आप कह लो, वो सारे लोन इसमें से माइनस करोगे और इसमें से आप करंट लाइबिलिटीज भी माइनस करोगे। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सैलरी पेबल, ये सारे एक्सपेंसेस आपके आएंगे। ठीक है। अगर आप इस साइड से निकाल लेते हो ये लाइबिलिटीज, अगर आपके एसेट्स हैं उनका टोटल है और ये अगर आपकी लाइबिलिटीज का टोटल है, तो इन दोनों को माइनस करके आपकी आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम बोलते हैं टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक। अब इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपने कुछ बातों को ध्यान रखना है, हम उसी के कंटिन्यूएशन में नोट करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, रिमेंबर, अब ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं वो आपको समझनी है। नंबर 1, पहली बात, डू नॉट टेक इनटू एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर आपने रिवाइज किया होगा तो जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो जो आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालते हो उसकी एडजस्टमेंट जब आप करते हो तो उसमें से मैंने कहा था इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाहर कर देना। तो इनकम में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम बाहर कर दी थी और एसेट्स में से भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने कंसीडर नहीं की हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपका बिजनेस खरीदना चाहता है वो आपकी उस इनकम में इंटरेस्टेड है जो आप अपने बिजनेस से कमाते हो। जो आप बाहर से कमाते हो, आउटसाइड इनकम आप कर रहे हो बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको शायद याद होगा मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर कोई मिठाई की दुकान है और उसने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी वजह से वो इनकम कमा रहा है, तो वो उसके बिजनेस की वजह से नहीं है, तो हम उसे कैपिटल में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बच्चा कहता है सर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो नॉन ट्रेड मानी जाती है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कह दे कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हम बोलते हैं ट्रेड। अदरवाइज कुछ ना लिखा हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन ट्रेड। अगर आपने लिखना हो आप लिख लो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो कि आपको ट्रेड की वजह से करनी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दो। पहले तो आप समझ लो आपको थ्योरी में जो भी मिलेगा वो सब नॉन ट्रेड होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए लेट अस सपोज, मान लीजिए मैंने रिलायंस एजेंसीज या रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहा कि मुझे आपकी एजेंसी चाहिए।
अब रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं, मैंने कहा मुझे आपकी एजेंसी चाहिए, तो रिलायंस वाले कहते हैं एजेंसी लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदने होंगे, तभी आपको एजेंसी देंगे। अब बताओ, मैं शेयर खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मुझे रिलायंस की एजेंसी चाहिए तो मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो मेरी मजबूरी है, बिजनेस करने के लिए मजबूरी है। इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और एग्जांपल दो। सपोज मैं गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जाता हूं, गवर्नमेंट कहती है कि आपको यह कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा जब आप 1 करोड़ की गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीदोगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 1 करोड़ का गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया। दीज आर कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसका मतलब बिजनेस करने के लिए मजबूरी में ये इन्वेस्टमेंट की गई है। दीज आर कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब नॉर्मली बिजनेस में ऐसा नहीं होता, कोई किसी को कंपेल नहीं करता, किसी स्पेसिफिक केस में ही कंपेल करता है। इसीलिए जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे, हम सारी इन्वेस्टमेंट्स को क्या मान के चलते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है सर। नंबर 2, डू नॉट डिडक्ट प्रेफरेंस कैपिटल। अब आप याद रखना कि बेटे प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस मत कर देना, ठीक है ना। प्रेफरेंस कैपिटल को ध्यान से याद रखना कि गुडविल निकालते हुए लेस नहीं करना है। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो भले आपको अभी लगे सर ये बताने की जरूरत क्या है, लेकिन बाद में आप खुद कहोगे सर उस समय बता देते तो बढ़िया था। तीसरी बात, डू नॉट डिडक्ट प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट समझ के चलिए, और इसीलिए इसे लायबिलिटी के अंदर मत लेना और इसे डिडक्ट नहीं करना। ठीक, ये तो मेरी एसेट साइड से बात हो गई। ठीक है, अगर मैं इसे लायबिलिटी साइड से निकालना चाहूं सर तो क्या होगा? अगर हम इसे लायबिलिटी साइड से निकालना चाहेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट रूट अडॉप्ट किया। लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हो, मगर निकालना मत, पहले ही वार्न कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको, लेकिन निकालना मत। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रख लेते हैं कि डू नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स। कभी आपने फिक्टिशियस एसेट्स का नाम सुना है? ऐसे एसेट्स जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हों लेकिन उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू ना हो, हम उन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चे कह रहे हैं हां सर हमने सुना है, हम इसके एग्जांपल बताते हैं। मैंने कहा बताओ सर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेरी गुड। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि शेयर्स पर तो अब होता नहीं है, तो ऐसे ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन। अब कुछ बातें बच्चे कह रहे हैं कि हमने सुनी है, कुछ नहीं सुनी, लेकिन आप समझ गए ना, ये सब क्योंकि सेल नहीं होते तो ये हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं होते, इनको शामिल मत करना। अब सर दूसरी अगर मैं अप्रोच फॉलो करना चाहूं तो, अगर आप दूसरी अप्रोच फॉलो करना चाहेंगे तो इसे बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। और इसे बोलते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। मतलब लायबिलिटी साइड से अगर आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो हम कहेंगे कि आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। मतलब ये कठिन काम है, इसलिए ये मत करने बैठ जाना। हालांकि इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम आपसे बार बार कहेंगे कि इससे मत निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं पेड अप कैपिटल, और कैपिटल का मतलब है इसमें इक्विटी भी लेना और इसमें प्रेफरेंस भी लेना, प्लस ऑल रिजर्व्स, सारे के सारे रिजर्व्स लेना, सारे के सारे सरप्लस को भी लेना, प्लस
जो आपके एसेट्स आपने रीवैल्यू किए थे उनकी इफेक्ट को भी लेना। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का इफेक्ट यहां पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें से आपको माइनस करना होगा, इन सब में से आपको माइनस करना होगा। अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी तो उसे माइनस कर लेना, ठीक है। और इसमें से सर क्या माइनस करना होगा? और इसमें से आपको माइनस करना होगा फिक्टिशियस एसेट्स, और इसमें से माइनस करना होगा आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और हमने बता ही रखा है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नॉन ट्रेड ही कहलाती हैं, ये माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आ जाएगी टेंजिबल या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमने हमेशा इसी से ही काम करना है, ठीक। अब अब हमने जब यहां पर देखा, हम सीख रहे थे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट में सबसे पहली चीज सीखनी थी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाई? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अभी इसकी एवरेज निकालनी बाकी है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि हाउ टू कंप्यूट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दरअसल हमारे पास डिफिकल्ट काम है। अब बच्चा कह रहा है सर एवरेज निकालना डिफिकल्ट काम है। हां, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में डिस्प्यूटेड कोई काम है तो वो यही काम है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है? नंबर वन, हम सभी जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ कैपिटल्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ओपनिंग कैपिटल क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल क्या थी, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पर समझना है कि आखिरकार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर कहां जाके पिटता है, परेशानी क्या है, क्यों ये लोगों को तंग करता है, और क्यों यहां पर जाके डिफरेंसेस खड़े हो जाते हैं, झगड़े क्यों खड़े हो जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, मुझे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट्स, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है पिछले 4 सालों के प्रॉफिट बता रहा हूं, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 4। क्वेश्चन अगर मुझे प्रॉफिट बताता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, और मैं इसकी एवरेज निकाल लेता हूं, एवरेज तो आपको निकालनी आती है। तो मैंने कहा कि ये जो आपने प्रॉफिट कमाए थे, ये भी तो एवरेज कैपिटल पर ही कमाए होंगे। अगर प्रॉफिट मैंने 4 सालों के लिए हैं और उनकी मैंने एवरेज की है, तो बेटे सही कैलकुलेशन के लिए मुझे 4 कैपिटल भी तो मिलनी चाहिए, बोलो। और फिर मैं इन चारों की एवरेज करूंगा, तभी तो इसको और इसको रिलेट करूंगा।
यानी कि प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट्स की जानकारी तो 4 सालों 3 सालों की दे दी जाती है, एवरेज निकालने के लिए भी कैपिटल की इंफॉर्मेशन उतने ही सालों की होनी चाहिए, जो कि हमारे पास होती नहीं है। इसका मतलब ये वाली एवरेज हमारे पास हमेशा हमेशा इनकरेक्ट होती है। इसीलिए वो बोलते हैं अकाउंट्स वालों को कि आप जो गुडविल की वैल्यूएशन करते हो वो गलत है। प्रॉफिट्स की एवरेज कुछ सालों की है और कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज कुछ सालों की है। अगर मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 निकालता हूं तो भी बेटे ये तो सिर्फ करंट ईयर की एवरेज है, जबकि प्रॉफिट पिछले 4 सालों के हैं। तो इसका मतलब तालमेल यहीं बिगड़ा हुआ है कि प्रॉफिट की एवरेज 4 सालों की और कैपिटल की एवरेज 1 साल की। तो बाय द कंसेप्ट ही ये गलत हो गया। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया कि जितने प्रॉफिट्स लिए हैं उतनी ही कैपिटल की एवरेज भी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन किताब में आएगा भी सही, मैं उस समय आपको याद भी दिला दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अब हमने इन बातों को समझ लिया है कि मेरे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में गड़बड़ क्या है। मैं ना तो आपको डरा रहा हूं, मैं तो केवल आपको अवेयर कर रहा हूं। अब वापिस आते हैं, एवरेज निकालने के लिए तरीका है कि आप उतने सालों की एवरेज मत लो, कम से कम करंट ईयर की एवरेज ले लो। और करंट ईयर की एवरेज के लिए भी मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल, इन दोनों को चाहिए डिवाइडेड बाय 2। यानी पहले ही मैं अपनी डिमांड कम कर चुका हूं, 4 सालों की एवरेज नहीं मांग रहा, केवल 1 ही साल की एवरेज मांग रहा हूं। इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये वाली कैपिटल भी नहीं देना चाहता। वो कहता है मैं आपको ये वाली कैपिटल भी नहीं दूंगा। जब वो मुझे ये वाली कैपिटल भी नहीं देगा तो फिर मेरे पास एक, मतलब आप समझ लीजिए, काम चलाऊ फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास। क्या काम चलाऊ फॉर्मूला हो जाता है? वो कहता है कि देखो, मान लीजिए कि आपके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में कोई और बात थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट था, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि आप कभी फर्स्ट ईयर में या क्लास 11th में आप अपनी बैलेंस शीट बनाते थे, मोस्टली केस में, तो बैलेंस शीट में आप लिखते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स। कंपनी के केस में ड्रॉइंग्स नहीं होता, कंपनी के केस में डिविडेंड होता है। थोड़ी देर के लिए आप डिविडेंड को भूल जाइए, वो नहीं था। तो इसका मतलब ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग कैपिटल में मैंने जितने प्रॉफिट कमाए थे, प्रॉफिट्स अर्न्ड, वो जोड़ दूं तो वो क्लोजिंग कैपिटल के बराबर हो जाएंगे। या ऐसा कहूं तो ये प्रॉफिट अर्न्ड को यहां ले जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी ओपनिंग कैपिटल हमेशा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स अर्न्ड के बराबर होती है। अब बेटे ये एक बहुत एजम्पशन एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, और वो एजम्पशन ये है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कुछ रिवैल्यूएशन की बात थी, ना मेरे पास कोई और बात थी, ये सारी बात थी। तो फिर मेरा ये फॉर्मूला लग सकता है। तो हम इसी एजम्पशन को हर क्वेश्चन में लगाते हैं कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, और वो डिफरेंस था ड्यू टू प्रॉफिट अर्न्ड। तो फिर इसी फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं। क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल दी नहीं है, इसीलिए मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस आपके जो प्रॉफिट्स अर्न्ड थे वो होगी। ओपनिंग कैपिटल की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। यही मेरा एवरेज कैपिटल निकालने का अब जुगाड़ का तरीका हो गया। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी तो मैंने ओपनिंग कैपिटल को हटा के
क्लोजिंग कैपिटल की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। जब ये ब्रैकेट खुली तो ये बन गया ट्वाइस क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स अर्न्ड अपॉन 2। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 2/2 कट गया और यहां पर बच गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड, यानी ये मेरा अब काम चलाऊ तरीका हो गया, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड इससे या इस तरीके से जैसे भी निकाली हो, इसे एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। अब आप इसको ना समझ लेना, क्योंकि मेरे पास नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है। हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड जो कमाए थे, तो ये मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। इट इज कॉल्ड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैं इसे इसी तरीके से निकाला करूंगा। अब बेटे मैंने आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता दिया और मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर हमने काम चलाऊ काम किया है, इसीलिए ये हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक ऐसा ग्रे एरिया रहेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहेगी। यानी कंसेप्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इस पार्ट में आके थोड़ा सा डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इसके बारे में कुछ खास बताने को नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम प्यार से NRR बुलाते हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री बोलते हैं किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस की लाइन को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इसका मतलब सारे के सारे अगर ऑटोमोबाइल्स को मिला के देखें तो जनरली एक ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी कैपिटल पर क्या कमा सकती है, इट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल्स सेक्टर। ऐसी आप कह सकते हो क्लोथ सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और ये हमें रिसर्च की मदद से मिल जाती है। कई लोग जो रिसर्च करते हैं तो वो पब्लिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है, तो वो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। फिर भी किसी एक्सट्रीम केसेस में अगर ये गिवन ना हो तो हम लोग NRR को ना जबरदस्ती काम चलाऊ तरीके से ढूंढ लेते हैं कि व्हाट इज योर एवरेज डिविडेंड पेड एंड व्हाट इज योर एवरेज मार्केट प्राइस, और इसे 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे NRR को ढूंढ लेते हैं इस तरीके से। बाकी फाइनेंस वाले कहते हैं कि ये जो तरीका आपका है ना, ये बढ़िया तरीका नहीं है, फाइनेंस में इसके और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उसके लिए बात फाइनेंस के सब्जेक्ट में ही करेंगे। तो सबसे पहली बात NRR आपको गिवन मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम केस में अगर ये आपको गिवन नहीं मिलेगी तो हम इसे इस फॉर्मूले की मदद से ढूंढ लिया करेंगे। ठीक है सर, अब समय हो चला है कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊं कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे निकालेंगे। चलिए जी, बहुत आसान काम है और मुझे क्वेश्चन मिल गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर है 9.23।
अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, बुक का पेज नंबर 9.23। Now, the following account balances have been extracted from the books of X Limited। वो कहते हैं जी हम आपको X Limited की बुक्स में से ये कुछ बैलेंसेस बता रहे हैं। हमने कहा ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास एसेट्स में गुडविल लिखी हुई है। बताओ क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए जब गुडविल एसेट्स लूंगा तो क्या गुडविल को कंसीडर करूंगा? आंसर इज नो। तो चलिए इसमें मार्क करते रहते हैं कि भाई सबसे पहली बात गुडविल शामिल नहीं होगी। फिक्स्ड एसेट्स लिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स को क्योंकि हम नॉन ट्रेड मानते हैं नहीं ली जाएंगी। करंट एसेट लिए जाएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं इसीलिए नहीं लिए जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे प्रेफरेंस कैपिटल को नहीं लेते, इक्विटी कैपिटल को नहीं लेते और रिजर्व में प्रोविजन फॉर टैक्स को, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स को लेना है, डिबेंचर्स को लेना है, क्रेडिटर्स को लेना है। ये तो सारी बुक वैल्यूज थी और मैं एसेट साइड अप्रोच को ही फॉलो कर रहा हूं। अगर इनकी वैल्यूज में कोई चेंज होगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा। अब देख लेते हैं। वो कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टैक्सेस इज 31,000। वो कह रहा है आपको मतलब परेशान नहीं करेंगे, मैंने आपको एवरेज निकाल के दे दी। अब ये एवरेज कितने सालों की है? तो वो कह रहा है आप इस बात को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि कैपिटल की एवरेज तो आप सिंपली करंट ईयर वाली एवरेज ही लेते हो, इसीलिए कितने सालों की थी इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इज 31,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन द एसेट इज 5,000 मोर। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स में 5,000 रुपए की वैल्यू बढ़ानी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो एनआरआर आपको दे रखी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो मेथड बता दिया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको काम करना है। अब कुछ बच्चों ने तो क्या किया, वीडियो को रोका और काम करना शुरू कर दिया। बोलो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ साथ ही बनाएंगे। क्या है ना, हम तो कैलकुलेटर भी नहीं चलाना चाहते, जो काम आप करोगे हम इधर से कॉपी करेंगे। वेरी वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 6, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 9.23। हमें ढूंढनी है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट्स मेथड। हमने आपसे कहा अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं ये बता दो, मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दो। बच्चों ने कहा सर सुपर प्रॉफिट आप बता दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम बता देते हैं 3 टाइम्स। मैंने कहा देखो ये काम तो हम दोनों मिलके करेंगे, अकेले अकेले थोड़ी ना मुझसे हो पाएगा। ठीक। तो हमने कहा अच्छा ये बात ठीक है, सुपर प्रॉफिट मिल के निकालेंगे, लेकिन कम से कम फॉर्मूला तो बता दो। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं एफएमपी। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे, हमें ढूंढने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, बोले तो एफएमपी। बच्चा कह रहा है सर एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपको गिवन है 31,000 रुपीज, लेकिन मुझे उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स तो करनी होंगी ना। सर एडजस्टमेंट कोई दी ही नहीं, ना तो आपको टैक्स रेट दिया है, ना आपको कोई एबनॉर्मल लॉस दिया है, ना एबनॉर्मल गेन दिया है, लेकिन फिर भी आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो दी हुई है ना।
कहां दी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं कहां दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो यानी इसका इंटरेस्ट कितना बना, 1,000 का इंटरेस्ट बना। अब आपने पिछली जब क्लास में सीखा था तो आपने सीखा था कि भाई जो भी गिवन प्रॉफिट होते हैं उसमें पहले तो टैक्सेस जोड़ लेना। अब टैक्सेस मुझे दिए नहीं तो जोड़ू कैसे, ठीक है ना। और उसमें से माइनस कर देना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो मुझे पता चल रही है कितनी है 1,000, तो मैं इसमें से 1,000 रुपीज माइनस करूंगा, यानी मेरे एवरेज प्रॉफिट आएंगे कितने 30,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, लेकिन ये करूंगा। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर मैं ये एजम्पशन लेके चलूंगा कि ये जो एवरेज दिए हुए 31,000 इसमें हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाहर कर रखी है, तो ऐसी एजम्पशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसीलिए आपको एजम्पशन यही लेनी चाहिए कि ये हमारे एवरेज प्रॉफिट है, और क्योंकि मेरे को बता रखा है कि मैं इनकम जो कमाता हूं वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको यह एजम्पशन लेनी हो कि ये 31,000 1000 रुपए की करेक्शन करने के बाद है, तो भी आप ले सकते हो, गलत नहीं हो। ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि उसने वर्ड लिख दिया है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को हम लोग एफएमपी मान के चलते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एफएमपी 31,000 था, बट मुझे लगता है कि इसमें 1000 रुपए की एडजस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैंने 1000 रुपए की एडजस्टमेंट कर दी। मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की वजह से इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहती है। खैर सर कोई बात नहीं, ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट्स ढूंढने हैं। तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं सर, नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं लूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे हम हमेशा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज वाले फॉर्मूले से ही कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले था गुडविल। गुडविल हमने लेना नहीं, हम लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स हम लोग लेंगे 1,85,000। और सभी बच्चों को यहां पर याद आना चाहिए कि मैंने इसमें 5,000 रुपए जोड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताए गए थे। उसके बाद मैंने नोट में भी लिखवाया था कि इन्वेस्टमेंट्स को मत कंसीडर करना। फिर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना 1,00,000 रुपए। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ये दोनों नहीं लेंगे, तो मेरे टोटल एसेट्स बन गए 285, 2,85,000। और इसमें से मैंने लाइबिलिटीज माइनस करनी है, और लाइबिलिटीज में मेरे पास एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 10,000 रुपए का। मैं प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करता हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस नहीं करूंगा। सर डिबेंचर्स हैं 8%, क्या माइनस होंगे, मैंने कहा यस, 50,000। क्रेडिटर्स माइनस होंगे 25,000। तो ये हुआ 50, 60, 60 एंड 25, 85,000। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये बन गई 2 लाख। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ना आप लोग याद रखना, हम लोग इसे ना टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। कई बार कभी कोई टर्म आ जाए टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर बच्चों को पता होना चाहिए।
अब इसमें से माइनस करने हैं हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर थे आपके 31,000 रुपीज, तो ये हो गई 15,500 रुपए। हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर 15,500 रुपए। तो मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 1,84,500। अब इस पर मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि ये मेरी बात किताब के साथ मैच नहीं हो रही होगी। किताब में यहां 15,000 रुपए लिया हुआ है, उन्होंने इस 30,000 का हाफ किया हुआ है। आना यहां पर 15,500 चाहिए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि हम 15,500 लें या 15 लें। मैं आपको रीजन समझा दूंगा कि 15,500 क्यों लेना चाहिए और बुक कैसे गलत है। ठीक है सर। तो बेटे अब यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी हो गई 1,84,500 इंटू में 10%, तो ये हो गई 18,450। और मेरे सुपर प्रॉफिट अब मैं पुट कर सकता हूं, एवरेज प्रॉफिट एफएमपी 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 18,450। तो 30,000 में से 18,450 माइनस कर दिए तो 11,550। तो 11,550 वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 34,650। और ये हमारा आंसर बुक के साथ में मैच नहीं कर रहा होगा। कंसेप्चुअली आंसर यही होना चाहिए। और आंसर क्यों नहीं मैच किया अब आपको बताते हैं। आंसर इसलिए नहीं मैच किया क्योंकि हमारे और बुक में डिफरेंस है इस चीज का। अब मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। अगर उन दोनों बातों से आप कन्विंस हो जाएं तो आप 15,500 कर देना, नहीं तो आप 30,000 का हाफ कर देना, इसमें कोई बात नहीं। देखो जी, जब हमने आपको यह बताया कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में हमने आपसे कहा कि हमने एक एजम्पशन ली है कि ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो बेटे हमारे गिवन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना था, 31,000। सॉरी, इसका मतलब मेरी ओपनिंग कैपिटल जो रही होगी वो रही होगी क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न, जो कि कितना था, 31,000। और इसका मतलब ये कि जब हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रॉफिट्स अर्नड लिए जाते हैं 31,000, इसीलिए हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड 31,000 ही माइनस होने चाहिए। एवरेज का कंसेप्ट होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। और क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इस बात के ऊपर आधारित होता है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट अर्नड शामिल है, और प्रॉफिट अर्नड कितने हैं, 31,000, तो ये 31,000 ही माइनस होंगे। ये तो ही मैथमेटिकल बात, अगर आप मैथमेटिकल लॉजिकल बात करें तो 31,000 ही आएगा। लेकिन जब शॉर्टकट तरीका लोगों ने लगाना शुरू किया तो लोगों ने क्या कहा कि आप जब हाफ ऑफ प्रॉफिट माइनस करोगे तो हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड माइनस करोगे। लेकिन जब बुक ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फिर बुक ने क्या कर दिया, हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्नड नहीं लिया। उन्होंने क्या दलील दी, उन्होंने शॉर्टकट में क्या समझा होगा, उन्होंने यह समझा होगा कि ऊपर जब आपने एसेट लिए तो एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं ली, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट को बाहर कर दिया, इसीलिए प्रॉफिट में से उस एसेट की इनकम को बाहर कर दिया। उन्होंने ये कन्विंसिंग आपको एक्सप्लेनेशन दी कि जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उसके नीचे में से जब प्रॉफिट माइनस किया तो उसका प्रॉफिट भी हमने बाहर कर दिया। वो यहां भी गलत थे। अब आप देखिए बेटे,
कैसे गलत थे? बेटे, जब मैंने आपसे यहां पर प्रॉफिट अर्न की बात की, तो भले मेरे बैलेंस शीट में यहां पर इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना एग्जिस्ट कर रही हूं, उसका प्रॉफिट तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा था। बोलो, अगर इस 31,000 में 1,000 रुपीज का प्रॉफिट था, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो यहां शामिल था, तो ये 1,000 रुपए इस इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं थे। ये 1,000 रुपए कंपनी की बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में शामिल थे, और स्पेसिफिकली कहूं तो ये कैश में शामिल थे। अगर आपके पास 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके ऊपर 1,000 रुपए की इनकम इस प्रॉफिट में है, और वो 1,000 का कैश इस इन्वेस्टमेंट में नहीं है, वो करंट एसेट में है। इसका मतलब यह कि जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं ली, लेकिन आपने करंट एसेट तो लिया। यानी इस करंट एसेट के अंदर वो वाला प्रॉफिट इंक्लूडेड था जो आपने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से कमाया था। इसका मतलब आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड थी, उसमें वो प्रॉफिट इंक्लूडेड था। तो जब उसमें वो प्रॉफिट इंक्लूडेड था, तो यहां पर जब हम माइनस करेंगे, तो उसमें हटा के कैसे माइनस कर लेंगे? यानी कि बुक और ऑथर और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लोग गलत हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इनकम के साथ लिंक कर लिया। उन्होंने कहा कि जब एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट में उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी सही कंपैरिजन होगा। मगर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये इनकम का जो आपने अर्न की है 1,000 की, ये ऊपर करंट एसेट्स में शामिल है। इन्वेस्टमेंट भले आपने बाहर कर दी, लेकिन उसकी इनकम तो बिजनेस के अंदर ही थी, वो इन्वेस्ट हुई थी, और वो इस करंट एसेट्स में भी है। इसीलिए जब आप प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो 1,000 वाला प्रॉफिट जोड़ करके माइनस करेंगे। स्टिल मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है ना? मैं तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चलूंगा, और मेरी नॉलेज कहती है कि यहां से 31,000 माइनस होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप 31 माइनस करेंगे, या बुक के साथ 30 माइनस करेंगे, या आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कंफर्म करेंगे। अपने कॉलेज के प्रोफेसर को भले आप कन्विंस ना कर पाए, आप उन्हें मेरी वीडियो सुना देना कि सर ने कहा है, या मैंने वीडियो में देखा है कि वो प्रॉफिट यहां शामिल है, इसीलिए वो प्रॉफिट यहां भी शामिल होना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर दी। आंसर का वेरिएशन भी हमने आपको समझा दिया। नाउ लेट अस मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर 9.24। आइए जी, क्वेश्चन कह रहा है, द वेरियस अकाउंट बैलेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड डिस्क्लोज्ड फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2013 एज फॉलोज। गुडविल एट कॉस्ट। तो सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या आप गुडविल को इंक्लूड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में? आंसर इज नो। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, स्टॉक एट कॉस्ट 1,15,000। उसके बाद डेटर्स हैं, लेस प्रोविजन है, कैश एट बैंक है। लाइबिलिटी साइड को भी पढ़ेंगे। यू आर आस्क्ड टू वैल्यू गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फॉर विच पर्पस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड। एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द अकाउंट्स फॉर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो रखी है, वो एकदम ठीक है, तो ये बताने की जरूरत भी क्या थी? हटाइए। रेट ऑफ इनकम टैक्स में बी टेकन एज 50%। वो कह रहे अगर आपको रेट ऑफ टैक्स चाहिए हो तो आप 50% ले सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फॉर पास्ट 5 years वॉज 15%। मुझे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता था अगर एनआरआर ना दी हुई होती तो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द रीजनेबल रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द
क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय द कंपनी इज 12%। तो लास्ट पॉइंट में मुझे एनआरआर दे रखी है, इसलिए मेरा पॉइंट नंबर 3 किसी काम का नहीं है, पॉइंट नंबर 1 किसी काम का नहीं है, केवल पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 मेरे काम के हैं। अब आइए लायबिलिटीज को चेक करते हैं। लायबिलिटीज में एक मेरे पास पेड अप कैपिटल है, एक कैपिटल रिजर्व है, एक मेरे पास क्रेडिटर्स है, एक मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है। आइए जी, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट if profits earned during the year is not given in the question, then it can be calculated with the help of provision for tax। ठीक है, इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है, यही बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है 55,000 और ये हमने बनाया है एट द रेट ऑफ 50%। इसको यूज करके हम अपना करंट ईयर का प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। वो कैसे, यही इस क्वेश्चन में स्मार्ट बात है। देखिए, आपने कमाया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दो हिस्से हो गए होंगे। एक तो बन गया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स और एक बन गया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन में मुझे चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, लेकिन दिस इज नॉट गिवन। अब बताइए, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने प्रोविजन इस प्रॉफिट का 50% बनाया था, तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 50% बढ़ गए होंगे। 50% का तो सिंपल सा मतलब होता है आधा, इसका मतलब आधा अगर प्रोविजन में चला गया होगा तो आधे ही प्रॉफिट में बच गए होंगे। अगर ये प्रोविजन मेरा 55,000 था, तो दैट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही रहना चाहिए। बोलिए, इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहो तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50%। तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन लगा करके भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं प्रोविजन माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है ना। या तो आप इसी तरीके से स्मार्टली बात समझ लो कि अगर ये 50% है तो ये भी 50% होगा, अगर ये 55,000 है तो ये भी 55,000 होगा। और अगर आप कहते हो कि मुझे ये नहीं समझ में आता, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढो, उसमें से टैक्स माइनस करो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा जो आपको सवाल में चाहिए। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे ढूंढूं, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% ये आपका प्रोविजन बना था, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा होगा 55,000 का प्रोविजन अपॉन 50%। तो ये आएगा 1,10,000। यहां 1,10,000 डालोगे तो ये आएगा 55,000। अब ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए हो, तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स और रेट ऑफ डिविडेंड दिया हो तो आप उसकी मदद से ढूंढ सकते हैं। अब सर क्वेश्चन में करना क्या है, देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो ढूंढो कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मेरे पास टोटल एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 5,12,000। अब समझना मैं टोटल एसेट क्यों ले रहा हूं बैलेंस शीट से, क्योंकि ना तो किसी की मार्केट वैल्यू चेंज है, ना ही कोई उसमें फिक्टिशियस एसेट है, सिर्फ एक गुडविल उसमें से हमने इंक्लूड नहीं करनी, तो मैंने शॉर्टकट तरीका ले लिया। एक एक एसेट को लेने की बजाय मैंने सीधा सीधा काम कर दिया, यानी ये मेरे एसेट्स हो गए 4,82,000। अब इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। आपके पास क्वेश्चन में दो लाइबिलिटीज हैं, एक तो है क्रेडिटर 71,000 और दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हुआ 6,000, 7, 5, 12, 1,26,000। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी 4,82,000 माइनस 1,26,000, 3,56,000। अब इसमें से आपको माइनस करना है हाफ ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, और वो हमने एक स्मार्ट एक्ट करके ढूंढे थे 55,000। तो ये बन गया 27,500। तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बनी? 3,28,500। पॉइंट नंबर 1 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। पॉइंट नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 328,500 इनटू में 12%। तो ये हुआ 39,420। तीसरा, अब मुझे ढूंढने हैं सुपर प्रॉफिट्स। ये होंगे एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स तो आ गए 39,420। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट कहां से लाऊं, ये तो दिया ही नहीं है कोई डाटा ही आपको गिवन नहीं है। तो डाटा गिवन नहीं है तो मैं बेस्ट यही काम करूंगा, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकता, तो कहूंगा जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को एवरेज प्रॉफिट मान लो। तो यानी करंट ईयर वाले प्रॉफिट जो मेरे थे 55,000, उन्हीं को एवरेज प्रॉफिट्स मान लूंगा। तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? 15,580। और हमारी गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 5। तो ये हमारी हो गई 15,580 इंटू 5, 77,900। ठीक है। अब आया बेटे हमारे पास अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में अब आप हमारा ये कंसेप्ट सीख सकते हो कि जब हमें प्रॉफिट्स कई सालों के दिए हुए हैं तो फिर हमारे को कैपिटल भी कई सालों की दी हुई होनी चाहिए, तभी हमारी सही एवरेज निकल करके आएगी। ठीक है, आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग ईच ऑफ द 3 years and goodwill on the basis of 4-year purchase of the average profits on 10% yield basis। यानी 4 ईयर परचेज है और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है।
फैक्ट्स गिवन क्या है? अब फैक्ट्स गिवन है कि आपको 3 सालों की कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है कि 2011 में ये पोजीशन थी, 2012 में ये थी और 2013 में ये थी। और हमें पता है कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करेंगे तो हम भाई गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, कहता है फॉलोइंग एसेट्स हैड बीन अंडर वैल्यूड देयर रियल वर्थ। वो कह रहा है कि भाई फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी यहां थी 10 लाख की, यहां थी 9 लाख की, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए ज्यादा थी। यहां 10 लाख, यहां 11 लाख, तो यहां भी 1 लाख ज्यादा थी। यहां 10 लाख, यहां 12 लाख, तो यहां 2 लाख रुपए ज्यादा थी। फिर लिखा है स्टॉक इन ट्रेड था 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो यानी स्टॉक इन ट्रेड में 2 लाख यहां ज्यादा थे, 2 लाख यहां ज्यादा थे और 2 लाख यहां ज्यादा थे। ठीक, उसके बाद डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है, सब गिवन है। ये हमारे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर मेकिंग फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड जनरल रिजर्व। ये एंड जनरल रिजर्व गड़बड़ है। ठीक है ना, हमें प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, बट बिफोर जनरल रिजर्व। यानी ये क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट आ गई कि मुझे जनरल रिजर्व जोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कह रहा है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस भी है। चलिए ठीक है। As per articles of the company, director have decided and paid dividend to its member in the month of December each year out of the profits of the relevant year. उन्होंने डिविडेंड भी बांट रखा है। एंड द कॉस्ट ऑफ द गुडविल टू द कंपनी वॉज 5 लाख, जो कि अपीयर भी कर रही है यहां पर। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ 2011 वॉज 19,30,000 विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुडविल and balance in the surplus at the same time was 60,000। चलिए जी, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो 2011, 12, 13 और इसके बिगिनिंग के लिए 2010 ले लेंगे। अब देखिए जी, टोटल एसेट यहां से उठाए 1870, 2080 और 2320। पहले तो ये उठा लिए। इनमें गुडविल शामिल थी 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो वो माइनस होगी। तो नीचे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख माइनस की। ओपनिंग कैपिटल 1930 थी, उसमें 5 लाख की गुडविल थी, वो माइनस की। प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक का प्रॉफिट, ये जोड़ दिया। ठीक है, और लाइबिलिटीज में से क्रेडिटर्स हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के, वो माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब जानते हो 2011 के प्रॉफिट कमाने के लिए 2011 की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, यानी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। फिर 2011 और 2012 की एवरेज निकालनी पड़ेगी, फिर 2012 और 2013 की एवरेज निकालनी पड़ेगी। यानी सही मायने में यह सही तरीका है। इसका मतलब 2011 के प्रॉफिट के लिए 2011 की कैपिटल क्या थी, इन दोनों की एवरेज थी। पुराने क्वेश्चन में क्या होता था कि प्रॉफिट तो कई सालों के दिए होते थे, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज भी उतने सालों की चाहिए थी, वो दी नहीं होती थी। अब की बार हमें सही मायने में पूरा क्वेश्चन दिया गया है। और बात है, बच्चा कहेगा सर जब सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट होते हैं तो ये कंप्लीट देख के डर लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को धक्का मार तरीके से नहीं निकालेंगे, जेन्युइन तरीके से निकालेंगे। और जेन्युइन तरीका कहता है जितने सालों के प्रॉफिट हैं पहले उतने सालों की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढिए, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उस साल की क्लोजिंग और उस साल की ओपनिंग का हाफ। तो उतने सालों की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढिए, फिर उन एवरेजेस का भी एवरेज कीजिए। तो पहला काम मेरे पास बुक ने यहां करके दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। ये एवरेज ढूंढ के दे रखी है बुक ने, पहले साल की एवरेज, दूसरे साल की एवरेज, तीसरे साल की एवरेज।
और फिर इन तीनों को प्लस करके इनकी भी एवरेज निकालेंगे हम। ठीक है, आइए जी दूसरा काम करते हैं। अब दूसरा काम है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। चेक कीजिए, आपको प्रॉफिट गिवन थे 4,10,000, 5,10,000, 6,10,000। इसमें जनरल रिजर्व माइनस हो रखा था, तो हमने जनरल रिजर्व को इसमें ऐड किया, और इसमें पुराने वाले प्रॉफिट भी शामिल थे, लास्ट में लिखा हुआ था, तो पुराने वाले प्रॉफिट माइनस कर दिए। तो हमें पता चला कि हमने 2011 में क्या कमाया, 2012 में क्या कमाया और 2013 में क्या कमाया। अब बेटे 2011, 12, 13 ये तीनों एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गए। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों की एवरेज निकाल लोगे। तो इन तीनों की एवरेज जब आप निकालोगे तो मुझे बताइए इन तीनों की एवरेज क्या आती है, जल्दी बताइए। और बताइए इन तीनों की एवरेज, कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज क्या आती है, ये बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर है 9.26। बताइए जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पहले साल की 14 लाख एवरेज थी, दूसरे साल की एवरेज 14,75,000 थी, और तीसरे साल की एवरेज 17,50,000 थी। जैसे प्रॉफिट का एवरेज करते हो, ऐसे पुराने टाइम में कैपिटल क्या थी उसकी भी एवरेज करनी होती है। तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपकी बन गई 14 लाख जमा 14,75,000 जमा 17,50,000, 46,25,000 डिवाइडेड बाय 3, 15,41,667। अब बताइए जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या थी। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15,41,667 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो 1,54,167। अब बताइए आपके एवरेज प्रॉफिट्स क्या थे। तो एवरेज प्रॉफिट आए थे सर 4,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 6,30,000 अपॉन 3। तो 4,50,000, 5,40,000, 6,30,000, 16,20,000 अपॉन 3, 5,40,000। अब बताइए सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज आया 5,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आए 154,167। तो 3,85,833 गुडविल। सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज। तो ये आ गई आपकी 3,85,833 इंटू में 4, 15,43,332। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब बेटे आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है,
मिस्टेक यह है कि जब हमने प्रॉफिट्स निकाले हैं तो इसमें एक एडजस्टमेंट और होनी चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ये हमारे 2012 में 1 लाख की गुडविल राइट ऑफ हुई थी और 2013 में भी 1 लाख की गुडविल राइट ऑफ हुई थी। यानी कि एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो ये 640 होना चाहिए था और ये 730 होना चाहिए था। ये बुक की मिस्टेक है, गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड करते हैं। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके पास होमवर्क जाएगी और नाइन भी बल्कि अभी आपके पास होमवर्क में नहीं जाएगी, अभी आप सिर्फ इसी को रिवाइज करेंगे 8 तक। 9th वाले में ना हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड शुरू हो गया है, इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आज कोई होमवर्क नहीं, इतना ही करिए। चलिए बाय।